नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेस सीकर राजस्थान में। दोस्तों आज हो गए 9 जनवरी और चलिए फटाफट से जानते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अजय भटनागर, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच है। आज का पहला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपको बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा 9 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रति वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्य उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता देना है जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है। यानी जो भारत से बाहर रह रहे लोग हैं, जो मूल रूप से भारतीय हैं, उन सभी को मान्यता देना है। साथ ही आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार साल 2003 में मनाया गया था और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद के खिलाफ लड़ रहे थे और 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और उसी दिन की याद में भारत के अंदर 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी को सबसे महान प्रवासी माना जाता है जिन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया बल्कि भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि अफ्रीका के अंदर भी रंग भेद के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। आपको बता दें कि अफ्रीका है, अमेरिका, यूरोपियन देश है, यहाँ पर रंग भेद होता है। यहाँ पर काले और गोरे जो होते हैं उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है और उसी भेदभाव को मिटाने के लिए महात्मा गांधी ने अफ्रीका में भी मूवमेंट चलाया था। आज का अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यानी ब्लूमबर्ग संस्था है, उन्होंने हाल ही के अंदर एक सूची जारी की है दुनिया के टॉप अमीर अरबपतियों की। तो उसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क। यानी इसका ए ऑप्शन सही होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने अमेजन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। अमेजन है, उनके संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। इनसे पहले उनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। एलन मस्क की नेट वर्थ 188 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गई है, जो कि अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की नेट वर्थ 187 बिलियन यूएस डॉलर से 1 बिलियन डॉलर ज्यादा है। आपको बता दें दोस्तों कि एलन मस्क वो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं और टेस्ला कंपनी के शेयर के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा उछाल आया है, उनका रेट बढ़ गया है और जिसकी वजह से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। आज का अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हेमा कोहली ने निम्न में से किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। यानी आपको बताना है कि हेमा कोहली एक मुख्य न्यायाधीश है और उन्होंने किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा तेलंगाना। तेलंगाना की चीफ जस्टिस कौन है? हेमा कोहली, जिन्होंने हाल ही के अंदर शपथ ली है। चलिए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि न्यायमूर्ति हेमा कोहली ने हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तिमिलिसाई साउंडराजन ने हैदराबाद के राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई है। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर तिमिलिसाई साउंडराजन है और हैदराबाद के अंदर इन्होंने शपथ दिलवाई है इनको। और साथ ही यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह भी है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलवाता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ राज्य का राज्यपाल दिलवाता है। जस्टिस हेमा कोहली की नियुक्ति के साथ ही तेलंगाना हाई कोर्ट को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिली
मिली है। यानी तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? हेमा कोहली। और इस समय वह देश के 25 हाई कोर्ट में से वर्तमान में एक में अकेली महिला मुख्य न्यायाधीश है। यानी देश के अंदर 25 हाई कोर्ट है और 25 हाई कोर्ट में से 24 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पुरुष है, जबकि एकमात्र तेलंगाना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश महिला है जिनका नाम है हेमा कोहली। तो अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और इनके राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई साउंडरराजन हैं। इनके मुख्यमंत्री कौन है? केसी राव, के चंद्रशेखर राव इनके मुख्यमंत्री है। आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है? यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनाया गया है, तो उनका भारत का कार्यकाल कितना है? तो भारत का 2 साल का कार्यकाल है, यानी इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 को शुरू हो गया। भारत के साथ ही अस्थायी सदस्य के तौर पर नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको के ध्वज भी विशेष समारोह में लगाए गए हैं। भारत अगस्त 2021 में परिषद का अध्यक्ष होगा और 2022 में फिर 1 महीने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। भारत के साथ साथ नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं। अब बात करते हैं यूएनएससी की। यूएनएससी का हिंदी में पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इंग्लिश में इनका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इनकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोविड के चलते हुए देश की जीडीपी में काफी उतार चढ़ाव आए हैं, परंतु केंद्र सरकार ने 2020-21 में जीडीपी की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? तो इसका ए ऑप्शन से होगा कि केंद्र सरकार के मुताबिक 2020-21 की जीडीपी 7.7% रहने वाली है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की आर्थिक विकास दर यानी कि जीडीपी का पहला अनुमानित आंकड़ा जारी किया है और केंद्रीय सांख्यिकी विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए देश के अनुमानित जीडीपी लगभग 7.7% रहने का अनुमान है, जबकि 2019-20 में देश की जीडीपी मात्र 4.2% रही थी और उसकी बहुत बड़ी वजह कोरोना है। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में निधन हो गया है? तो इसका बी ऑप्शन से होगा सत्य पॉल, जो एक बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर थे, उनका तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया है। अब तमिलनाडु के कोयम्बटूर से भी एक बड़ा प्रश्न जुड़ा हुआ है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर के अंदर शुगर कैन यानी गन्ना अनुसंधान संस्थान है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, जबकि गन्ना प्रजनन संस्थान है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो इसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं कि मशहूर फैशन डिजाइनर सत्यपाल का हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया है। वे 79 इयर्स के थे। उन्होंने कई ब्रांडेड गारमेंट्स कंपनी के लिए कपड़े डिजाइन किए थे, यानी ये कपड़ों का डिजाइन करते थे और कई बड़ी बड़ी ब्रांडेड जो कंपनियां हैं उनके कपड़े भी इन्होंने डिजाइन किए थे और इसलिए ये पूरे देश ने दुनिया के अंदर प्रसिद्ध हो गए। सत्यपाल पिछले महीने से काफी बीमार चल रहे थे। उन्हें दिसंबर में स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था और इसके बाद उनका इलाज चल रहा था और हाल ही के अंदर उनकी मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ फाइल करंट अफेयर के हमेशा सुबह डेली 6 बजे लीजिए।